ये रात का कोई पहर था। महरूम कलर की फ्रॉक पहने उसके लंबे काले खूबसूरत बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत थी। 21-22 साल की वो लड़की जिसकी गहरी काली आंखें और उन पर गिरी पलकों की लंबी झालर, उसका सफ़ेद दूधिया बेदाग चेहरा, फूले हुए गुलाबी गाल और हल्के गुलाबी होंठ। ऐसा लगता था कि सारा सौंदर्य जैसे उसी एक लड़की में समा गया हो। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी कमरे को गौर से देख रही थी, या फिर अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर पहले वो विदा होकर इस घर में आई थी और अब उसकी सास उसे कमरे में छोड़कर चली गई थी। किसी भी पल उसका पति कमरे में आ सकता था और उसे देखकर उसका क्या रिएक्शन होता, ये सोचकर ही उसे बेचैनी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हिना की नज़रों का साज टूट गया। उसने अपना रुख मोड़कर आधे खुले दरवाजे की ओर देखा, जहां से वो अंदर आ रहा था। 28-29 साल का, भरी पूरी शानो शौकत का शाहकार वो मर्द, परफेक्ट नक्श, हल्की बियर्ड, उसकी खूबसूरत सुरमई आंखें, उसकी खड़ी घमंडी नाक और गोरा रंग। बेशक वो बेहद हैंडसम नौजवान था। काली शर्ट उसकी कोहनियों तक फोल्ड थी, ब्लू जीन्स और पैरों में जॉगर्स। चेहरे पर खतरनाक हद तक सख्ती छाई हुई थी। हिना पर एक नज़र डाले बिना वो ड्रेसिंग रूम में चला गया और वो कमरे के बीचों बीच बेचैन सी खड़ी रह गई। कुछ मिनट के बाद वो ढीले ढाले ट्राउजर और शर्ट में ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था। उसे देखे बिना वो बेड की तरफ आया। बहुत हिम्मत करके हिना ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो साइड टेबल के पास खड़ा अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहा था जब वो उसके बिल्कुल पास खड़ी हुई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उसके बाजू पर रखने की कोशिश की। आ मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ। उसकी खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरी आवाज़ जैसे ही हिना के कानों में गूंजी, उसके मुंह के सारे शब्द वहीं पर रुक गए। उसका उठाया हुआ हाथ हवा में कहीं ठहर गया। जब वो पीछे घूमा और अपनी सुरमई आंखों में नापसंदगी और नफरत लिए हिना को देखते हुए बोला, वो उसकी बात काटते हुए बोला। कहीं अंदर हिना के दिल में जैसे जोर से कुछ टूट गया था। वो एकदम पत्थर बनी खड़ी बस एकटक उस हसीन शहजादे को देख रही थी और उसकी काली चमकती आंखों में उतरती नमी देखकर पाशा के अंदर और भी नफरत उठी थी। उसकी आंखों के सामने वो हरी कांच सी आंखें घूम गईं जो हर वक्त खुशी से चमकती रहती थीं। वो उसे इन काली आंखों से इश्क नहीं था, उसे तो उन हेजल ग्रीन आंखों से इश्क था जो न जाने कहाँ खो गई थीं। तभी वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, किसी भी गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुमसे ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरे डैड और मेरी मम्मी का दिल तुम पर आ गया था। उन्हें सिर्फ तुम ही बहू के रूप में चाहिए थी। इसी वजह से मैंने ये निकाह किया है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इनकार नहीं कर सका, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें पहले दिन ही ये बात बता रहा हूँ ताकि किसी भी खुशफहमी में मत रहो। इस कमरे की किसी भी चीज़ को मत छूना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी चीज़ें इधर से उधर बेतरतीब करे। वो एक एक शब्द खंजर की तरह उसके सीने में उतार रहा था और वो बस फटी फटी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। मैं ना तो इस रिश्ते को मानता हूँ और ना ही इसे निभाने की कोई कोशिश करूँगा। अभी भी समय है। वापस जाना चाहो तो चली जाओ। बाद में कोई शिकवा मत करना। न मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और न मैं कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी संगत के लिए तरसती रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हें छूना तो दूर की बात, मैं तुम पर एक नज़र भी नहीं डालूंगा। इसीलिए अपनी जवानी बर्बाद करने से बेहतर है मुझे छोड़कर चली जाओ। और ख़बरदार, अगर किसी भी बात के बारे में मम्मी या डैड को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कम से कम मैं किसी अनजान इंसान की वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उम्मीद है समझ आ गई होगी तुम्हें। वो 2 ही मिनट में उसकी पूरी ज़िंदगी को हवा में टुकड़ों की तरह उड़ा गया था। हिना अब भी जड़ खड़ी अविश्वास भरी नज़रों से उसे देख रही थी। न चाहने के बावजूद आंसू उसकी आंखों से बहकर उसका चेहरा भिगोने लगे। उसके आंसू देखते वो और भी ज़्यादा बेजार हुआ था। अपना ये रोना धोना मेरे सामने करके अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हमदर्दी हासिल कर लोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आइंदा मेरे सामने ये आंसू मत बहाना, मुझे ये जहर लगते हैं। घोर नापसंदगी से कहते हुए वो बेड पर लेट गया। कितनी ही देर तक हिना सुन्न निगाहों से उसे देखती रही, जो कंबल सिर तक ओढ़ चुका था। हिना को लगा वो अब कभी अपने पैरों के सहारे खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके कदम लड़खड़ाए। उसने सहारा लेने के लिए किसी चीज़ को पकड़ना चाहा, मगर आसपास कुछ था ही नहीं। बहुत मुश्किल से अपने मुरझाए कदमों और सुन्न शरीर को संभालती वो सोफे तक पहुंची। वो बेजार और टूटी हुई वहीं बैठ गई। आंखों से बिन आवाज आंसू बहते जा रहे थे।
अभी कुछ घंटे पहले ही तो उनका निकाह हुआ था और कुछ ही घंटों बाद उसने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। उसने एक नज़र बेड की ओर देखा जहां वो बेड के बाईं तरफ दाएं करवट लेकर लेटा था। हिना सिर्फ उसके सिर के बाल ही देख पाई और फिर अपनी बेबसी पर दोनों हाथ चेहरे पर रखे बिना आवाज के फूट फूट कर रो पड़ी। ये वही शख्स था जिसकी वजह से वो सदियों जैसा फासला तय करके अपनों से दूर आ गई थी। ये वही शख्स था जिसे हिना कभी भूल नहीं पाई थी। ये वही इंसान था जिसकी खातिर हिना अपना सब कुछ छोड़ आई थी। और आज वही इंसान कितनी आसानी से कह गया कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रखती। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक वहीं बैठी चुपचाप रोती रही, मगर उसने अपने होठों से एक भी सिसकी बाहर नहीं निकलने दी। कब रोते रोते उसे नींद आ गई उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वो बहुत गहरी नींद में थी जब उसकी आंखों के सामने धुंधले से मंजर उभरे थे। छोड़ो मुझे, पाशा मुझे बचाओ, वो चीखती हुई नींद से जागी थी। कोई है, बचाओ पाशा। उसके लब बस एक ही इंसान को पुकार रहे थे। वो जो चैन से सो रहा था एक ही पल में हड़बड़ाकर उठ बैठा। हाथ से साइड टेबल का लैंप ऑन किया तो देखा वो सोफे पर बैठी सिर दोनों हाथों में दबाए फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं और पाशा का दिमाग एक ही पल में सन्न हो गया। वो कंबल फेंकते हुए नंगे पैर ही मुलायम कालीन पर चलता उसके पास पहुंचा। अगले ही पल उसने उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे से खड़ा कर दिया। अचानक टूट पड़ी साफत पर वो घबराकर सहम गई। चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से उसका बाजू झंझोड़ते हुए दहाड़ा कि हिना ने अपना सांस भी रोक लिया। वो सहमी हुई नज़र से उसे देख रही थी और वो उसे भस्म कर देने वाली आंखों से घूर रहा था। दिन में क्या कम तमाशा लगा चुकी हो जो अब मेरी रातों का चैन भी हराम कर रही हो? वो बोला नहीं था, जहर से भरे लहजे में दहाड़ा था। और हिना जो दर्द में डूबी आंखों से उसे देख रही थी, अगले ही पल सारा सब्र टूटते ही पूरी मजबूती से उसके सीने से जा लगी। उसकी पीठ में अपनी नरम उंगलियां धंसाती एक जोरदार झटका लगा चुकी थी उसे। वो उसके सीने में जैसे सिमटकर छुप जाना चाहती थी और इसी कोशिश में वो और भी ज़्यादा उसके करीब हो रही थी। इतना करीब कि उसकी नरम धड़कनें पाशा को अपने चौड़े सीने में दबती महसूस हुईं। एक करंट था जो शहरोज पाशा के पूरे वजूद में दौड़ा था। वो कोई ब्रह्मचारी तो नहीं था ना, एक जवान मर्द था। पहली रात की दुल्हन जब उसके इतना करीब थी वो खुद को कैसे संभालता। वो अभी सिसकते हुए कुछ कह रही थी। उसका वजूद हल्के हल्के कांप रहा था और जब पीठ से होते हुए हिना के हाथ उसके सीने पर आए थे और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। मुझे बचाओ पाशा, ये वो शब्द थे जो पाशा के कान में पड़े थे और पाशा का पूरा वजूद पत्थर हो गया। वो साकित और सुनसा खड़ा रह गया। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है पाशा। वो बहुत मुश्किल से हिचकियों के बीच ही बात कह पाई थी, मगर उसे क्या पता था कि जिससे वो अपना दर्द बयान कर रही है वो तो पत्थर है, ऐसा इंसान जिसके अंदर भावनाओं के नाम की कोई भी चीज़ नहीं। उसकी आवाज़ मानो किसी अमृत जैसी थी, जैसे कोई मीठा गीत सुनाया जा रहा हो। लेकिन वो पाशा था जिसे उसकी आवाज़ से जरा भी फर्क नहीं था। वो तो अब तक उसके गले लगने के पहले सदमे से ही नहीं निकला था और उसकी जबान से अपने लिए पाशा सुनकर तो जैसे उसके जिस्म में आग भड़क उठी थी। नफरत का उबाल अचानक बहुत तेज हुआ। उसने हिना का हाथ झटकते हुए उसे अपने से दूर किया था। हिना को लगा जैसे उसका बाजू शरीर से अलग हो गया हो। वो उसे खुद से दूर करते हुए उसे भस्म कर देने वाली नज़रों से घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और ये क्या बकवास की थी अभी? वो बोला नहीं था, दहाड़ा था। वो आंसू भरी आंखों से बस उसे देख रही थी, फिर सर नामे हिलाती हुई कुछ कहने की कोशिश करने लगी। पाशा, मैं तो बस। लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए क्योंकि पाशा की पकड़ उसके बाजू पर और भी ज़्यादा सख्त हो गई थी। पाशा शब्द सुनकर उसके जैसे सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। ये शब्द उसे उस लड़की तक वापस ले गया था, यादों की एक ताज़ा कब्र तक। हिना नम आंखों से सिर्फ उसे ही देख रही थी, आंखों में बेबसी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाशा कहने की? बोलो, किसने तुम्हें इतना हक दे दिया? वो इतने गुस्से से दहाड़ा कि हिना अंदर तक कांप गई। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। वो आपका नाम? वो बेहद मुश्किल से एक वाक्य बोल पाई थी। मेरा नाम शहरोज है, सिर्फ शहरोज। पाशा कहने का हक तुम्हें नहीं। आज के बाद ये शब्द तुम्हारे होठों से दोबारा ना निकले, वरना बोलने के लायक भी नहीं बचोगी। उसका बाजू जोर से झंझोड़ते हुए वो उसे सख्त चेतावनी देता दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने हिना को बाहर धक्का देकर निकाल दिया।
वो हैरानी, सदमे और अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखती रह गई। आइंदा जब दूसरों की नींद खराब करने का हुनर ख़त्म हो जाए तब इस कमरे में आना, सख्ती से कहते हुए उसने उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो खाली आंखों से बस बंद दरवाजे को देखती रह गई। होश में आते ही उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ बहुत ठंड है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए पाज। एक पल के बाद ही वो पाशा कहते कहते चुप हो गई थी। अब वो ये लफ्ज़ जुबान पर लाने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। वो सख्त मनाही कर चुका था और वो हिना थी, उस व्यक्ति के हर आदेश को मानने वाली। वो बेबसी से वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी तकलीफ़ किससे कहती? उसका तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। जिस शख्स की खातिर वो सालों तपते रेगिस्तान की धूप में जलती रही, जिसकी खातिर उसने कांटों से भरे रेगिस्तान में नंगे पांव सफ़र किया था, जिसके लिए उसने अपने दिल दिमाग को जलते अंगारों पर रख दिया था, आज वही इंसान उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक चुका था। उसकी हिचकियां उस विशाल महल की दूसरी मंजिल तक गूंज रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर बैठे शायद उस इंसान के कान अब बहरे हो चुके थे। फिर वो खुलकर रोई थी। इस बार उसे किसी का डर नहीं था। रोते रोते जब गला थक गया तब उसकी सांसें ठहरने लगीं। ठंड ने उसके पूरे शरीर को बर्फ सा जमा दिया था। वो जमीन से उठी और वहां मौजूद लॉन्च के सोफे तक गई और बेबसी से वहीं बैठ गई। हिना की आंखें भारी होती चली गईं और फिर उसे पता नहीं चला कितनी ठंड में, इतने दर्द के बाद भी वो कैसे सो गई। ये उसके बचपन की आदत थी। जब उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती उसे नींद भी बहुत आती थी और फिर नींद ही उसे सुकून भी देती थी। उसका दिमाग गहरी बेहोशी में चला गया। शहर पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। ये सुबह पिछली रात की तरह खौफजदा नहीं थी। किसी ने उसका कंधा हिलाया तो वो घबराकर नींद से जाग उठी। अपनी नींद से बोझिल आंखें खोलकर देखा तो वो उसके सामने ही खड़ा था, पिछली रात वाले ही अंदाज में, और तीखे तेवरों के साथ हिना को देख रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और सवालिया नज़रों से पाशा को देखने लगी। जब वो पूरी तरह से होश में आई तो वो उसके सामने आकर बैठ गया। हिना ने एक नज़र उसे देखा। उसका चेहरा फिर वही पिछली रात की तरह सख्त और संजीदा था। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो? उसके इन छोटे से अल्फाज में भी तंज साफ झलक रहा था, जिसे हिना महसूस कर सकती थी। वो बस दर्द के कड़वे घूंट निगलकर चुप हो गई। जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। उसका इशारा हिना की लाल होती आंखों की तरफ था, जो पूरी रात रो रो कर सूज गई थीं। इतना कहकर वो सोफे से उठा। हुलिया ठीक करने के बाद नीचे पहुंच जाना और ध्यान रखना मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर तुम जानती नहीं हो कि ये शहरोज पाशा क्या चीज़ है। इतना कहकर वो कमरे में जाकर गायब हो गया। हिना ने पास ही पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और गले में डाल लिया। एक नज़र उस कमरे के आधे खुले दरवाजे पर डाली, जो पिछली रात उसके लिए बंद हो गया था और आज उसके लिए खुला था। वो सोफे से उठी और कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में दाखिल हुई और बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसने देखा वो शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। सफ़ेद शर्ट जिसके कफलिंग्स मुड़े हुए थे, काली जीन्स पहने, बाल संवारने के बाद वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो जूबिया बेगम उसे डाइनिंग टेबल के पास नौकरानी को नाश्ता लगवाते हुए दिखाई दी। वो अभी सीढ़ियों पर ही खड़ी थी कि तभी पाशा उसके पास से गुजरता हुआ नीचे उतर गया। वो बिना नाश्ता किए, बिना अपनी माँ की कोई बात सुने अपने काम पर निकल गया। उसे यकीनन ऑफिस जाना था। वो आधी सीढ़ियों में खड़ी बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। जूबिया बेगम के चेहरे पर साफ गुस्से के आसार थे। यकीनन उन्हें पाशा से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर उसने कौन सा ये निकाह अपनी मर्जी से किया था। हिना को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर उसे पास आने का इशारा किया। वो भी सारे कड़वे ख्याल झटक कर अपने चेहरे को नॉर्मल करती उनके पास जाकर बैठ गई। वो जानती थी कि पाशा का निकाह ज़बरदस्ती करवाया गया है, इसीलिए वो फिलहाल इस रिश्ते को स्वीकार करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। उनके निकाह को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसका रवैया अभी भी हिना के साथ वैसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वो उसके कमरे में सोफे तक सीमित हो चुकी थी। आज जूबिया बेगम ने उसे ज़बरदस्ती पाशा के साथ शॉपिंग के लिए भेज दिया, ये कहकर कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वो शॉपिंग कराने तो ले गया। वो बहुत गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाहर आया तो एक भिखारी उसके सामने आ गया और उससे कुछ पैसे मांगने लगा। पाशा ने सर से लेकर पैर तक उसे घूर कर देखा था और फिर अगले ही पल बुरी तरह झाड़कर उसे वहां से भगा दिया।
वो जो खड़ी खड़ी ये सोच रही थी कि वो उसकी मदद करेगा, उसे डांटता देखकर वो अंदर तक सन्न रह गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पाशा गरीबों से इतनी नफरत करता है। और उस दिन हिना ने अपने होठों पर एक खामोशी का ताला लगा लिया, कभी कुछ न बोलने के लिए। वो पार्किंग से ही कहीं चला गया था और हिना को खुद शॉपिंग करने के लिए कहते हुए अपना कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। हिना को बेहद जिल्लत का एहसास हुआ था, मगर वो फिर से कड़वे घूंट लेकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आ चुके थे। रात को वो कमरे के सोफे पर बैठकर एक किताब स्टडी कर रही थी। साथ ही पाशा बेड पर बैठा लैपटॉप पर सर झुकाए अपने काम में व्यस्त था। दोनों के बीच अजनबियत पहले दिन जैसी थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंके। नज़र दरवाजे की तरफ गई। हिना को याद आया शायद नौकरानी सामान लेकर आई होगी। उसने किताब वहीं सोफे पर रखी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने जो मौजूद था उसे देखकर हिना की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। पाशा इन सबसे बेखबर बेड पर बैठा अभी भी आराम से अपना काम कर रहा था। हिना की नज़र कमरे में मौजूद सोफे पर गई, जहां अब भी कंबल पड़ा हुआ था। फिर उसने उसी घबराई हुई नज़र के साथ सामने खड़ी जूबिया बेगम को देखा था। मम्मी जी आप? शब्द उसकी जबान साथ छोड़ रहे थे। हाँ मैं, क्यों? क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? और ये मेरे सामने दीवार बनकर क्यों खड़ी हो? हटो साइड पर। उनके लहजे में रौब और दबदबा था। हिना घबराहट से साइड पर हो गई और उन्हें रास्ता दे दिया। वो जानती थी कि अभी कुछ ही देर में कमरे का माहौल बदलने वाला है। दरवाज़ा बंद करते ही जैसे ही पलटी उसने देखा कि जूबिया बेगम आश्चर्य से सोफे की तरफ देख रही थीं। पाशा ने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो उसके चेहरे का खून भी उतर गया। वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हुआ। मम्मा आप यहाँ? जूबिया बेगम अब पूरे कमरे का निरीक्षण कर रही थीं। फिर उन्होंने उसी गुस्से से हिना को देखा। तुम यहाँ सोती हो? उनके लहजे की सख्ती पर हिना ने चुपचाप निगाहें झुका लीं। उन्होंने उसी गुस्से से पाशा को देखा। इतने बड़े बेड पर क्या इसके लिए जगह नहीं बन सकती? उनके लहजे की तीखी सख्ती पर दोनों ही शर्मिंदगी से नजरें झुका चुके थे। हिना को ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में धंस गई हो। जूबिया बेगम उन्हें ही गुस्से से घूर रही थीं। चलो 1 मिनट के अंदर बेड पर पहुंचो, उन्होंने सख्ती से हिना को आदेश दिया। हिना ने चेहरा उठाकर घबराहट से जूबिया बेगम को देखा, लेकिन वो मैं कैसे शब्द उसकी जबान साथ छोड़ रहे थे। उसके लहजे की घबराहट पर जूबिया बेगम को हंसी रोकने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ी थी। बिल्कुल, तुम इसकी बीवी नहीं हो क्या? क्या तुम भाग कर आई हो? हिना उनकी बात पर चौंकी, फिर तुरंत इनकार में सर हिलाने लगी। नहीं ना, पूरी इज्जत से निकाह करके लाया है ये तुम्हें, तो जितना इस कमरे की हर चीज़ पर इसका हक है उतना ही तुम्हारा भी है। जल्दी से मेरे सामने ही बेड पर जाओ। जूबिया बेगम के लहजे में जरा सी भी नरमी नहीं थी। उसने डरते हुए पाशा की ओर देखा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भाव नहीं था। हिना ने डरते हुए सोफे से कंबल उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बेड पर रख दी, जूबिया बेगम फिर बोली, ये इतना बड़ा ब्लैंकेट बेड पर पड़ा है, क्या तुम्हारे लिए कम है जो ये भी साथ में पकड़ लिया? वापस रख कर आओ इसे। उनके लहजे में और भी गुस्सा शामिल हो चुका था। हिना डरते हुए जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चली गई। जूबिया बेगम पाशा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो वहाँ सोफे पर जैसे तैसे कंफर्टेबल होकर सोती होगी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है शहरोज, क्यों उस लड़की को तकलीफ देते हो? इस बार उनके लहजे में झंझलाहट थी। मम्मा आपको नहीं लगता कि आपको मेरी मैरिड लाइफ से दूर रहना चाहिए और उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने देना चाहिए? वो धीमे स्वर में बुदबुदाया था, जिससे कि जूबिया बेगम को और भी गुस्सा आया। अगर मैं तुम्हें कुछ गलत करने को कहूँ तो फिर मेरी बात मत मानना, लेकिन मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती शहरोज। या फिर कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि अगर वो तुम्हारे करीब आ गई तो तुम बहक सकते हो और गलती से मुझे दादी बनने की खुशखबरी मिल सकती है। माँ की बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। मम्मी, वो दबी दबी आवाज़ में गुर्राया। उन्होंने पाशा का गाल थपथपाया। फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है और वो तुम्हारे लिए जायज़ है। क्यों भूल जाते हो ये बात? और जिस ख्याल से तुम डरे हुए हो कि बहक जाओगे, तो उसे बहकना नहीं, पति पत्नी का प्यार कहते हैं। मैं उंगलियों पर तुम्हारी शादी के दिन गिन रही हूँ कि कब मुझे दादी बनने की खुशखबरी मिलेगी, और इधर मेरा बेटा है कि मेरी खुशियों पर पानी फेरने पर तुला हुआ है। वो नरमी से धीमी आवाज़ में बोल रही थी ताकि हिना उनकी बात सुन न सके, जबकि माँ की बातें सुनकर पाशा का बस नहीं चल रहा था कि कहीं कोने में जाकर छुप जाए।
क्योंकि उसे अपनी माँ से ऐसी बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हिना ब्लैंकेट वापस कबर्ड में रखकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो जूबिया बेगम सिर्फ उसे ही देख रही थीं। उनकी आंखों की सख्ती देखकर वो जल्दी से बेड की दूसरी ओर जाकर लेट गई और पाशा की नज़रों से बचने के लिए ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लिया। जूबिया बेगम के होंठों पर मुस्कान तैर गई। अगर आज के बाद मैंने इसे दोबारा सोफे पर सोते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पाशा। वो उसे चेतावनी देकर कमरे से बाहर निकल गई और पाशा का मन किया कि वो अपना सर पीट ले। वो कहाँ फंस गया था। उसने एक नज़र हिना पर डाली जो ब्लैंकेट सिर तक ओढ़कर ऐसे लेटी थी जैसे पाशा की डांट और गुस्से से छिपना चाहती हो। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। नींद आंखों से दूर थी। कुछ देर के बाद हिना ने करवट बदली। उसके चेहरे से ब्लैंकेट सरका तो उसने देखा वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी नज़र सोफे पर गई जो बहुत छोटा था। न जाने वो वहाँ करवट बदलकर कैसे सोती होगी। एक पल के लिए पाशा के दिल में कसक सी उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र बेड पर पड़ी तो उसका गला अंदर तक जल उठा। हरगिज नहीं, मैं इसके साथ एक बेड और एक ब्लैंकेट कभी शेयर नहीं कर सकता। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। रात के 12 बज चुके थे। काम करना तो वो भूल ही गया था। उसने लैपटॉप बंद किया, साइड टेबल पर रखा और फिर कमरे में चक्कर लगाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि हिना नींद में बेचैन है। वो नींद में करवटें बदलते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। नहीं, कोई है, बचाओ, मम्मा, पापा, नहीं प्लीज छोड़ो मुझे, पाशा, पाशा। धीरे धीरे उसकी चीखों की आवाज़ पूरे कमरे में भरने लगी। पाशा हैरान परेशान उसके पास पहुंचा। वो अपना सिर तकिए पर पटक रही थी जैसे नींद में कोई बहुत डरावना सपना देख रही हो। प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी पाशा, पाशा। उसकी आंखें ऊंची होने लगीं, उसकी चीखें ऊंची होने लगीं। पाशा ने उसका गाल थपथपाया। हिना, होश में आओ। वो हैरान था कि इस लड़की को अचानक क्या हो गया। वो अब रो रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। हिना, पाशा ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। एकदम होश में आने के बाद हिना ने अपनी आंखें खोली और अपने पास बेड पर उसे बैठे देखा। उसकी आंखों में नमी भर आई। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि उठकर उस शख्स के सीने से लग जाए, क्योंकि शादी की पहली रात भी उसने यही सपना देखा था। और जब वो उसके सीने से लगी थी तो उसने कितनी बेदर्दी से उसे झटक दिया था। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? पाशा ने नापसंदगी से उसे देखकर पूछा, मगर शायद वो उसे सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार पाशा ने झुंझलाते हुए उसे गुस्से से डांटा, बस चुप, एकदम चुप। खबरदार, अगर अब तुम रोई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो इतने सख्त लहजे में बोला कि एक पल में ही हिना के आंसू रुक गए। उसने अपना सांस भी रोक लिया था। अब वो डरते हुए बेड पर कंबल सिर तक तान कर खुद पर काबू पाने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। पाशा को खुद पर गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी उससे बहस और गुस्सा करने की। वो इस लड़की के रोने से झुंझला गया था। आखिर उसके रोने से पाशा को बुरा क्यों लग रहा था? उसे तो उसका रोना जहर लगना चाहिए था। अच्छा बस ठीक है, ये क्या हर वक्त रोने धोने बैठ जाती हो? बेजारी से कहते हुए वो बेड के दूसरी तरफ चला गया और लेट गया। हिना ने अपने आंसू पोंछे, एक नज़र उसे देखा और बिना महसूस कराए बेड के किनारे की तरफ खिसकती हुई करवट लेकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी और अपने आप को उस डरावने ख्वाब के असर से बाहर निकालने लगी। पाशा ने एक नज़र उसकी पीठ को देखा, फिर सर झटकते हुए उसकी तरफ से पीठ करके बेड की दूसरी ओर लेट गया। मगर नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, आनी ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अपना अतीत जो घूमने लगा था, वो अतीत में कहीं जाकर खो गया था। वो 13 साल का था जब हमेशा की तरह मम्मी से नाराज होकर स्कूल के पास पार्क में जाकर बैठ गया। तभी उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। वो 6-7 साल की एक बच्ची, बहुत खूबसूरत, और रो रही थी। न जाने क्यों, लेकिन पाशा को उसका रोना बुरा लगा। वो उसके पास ही बेंच पर बैठ गया। वो देखने में बहुत ही मासूम और बहुत प्यारी थी। दोपहर का वक्त था, पूरा पार्क खाली था। वे बस दोनों वहाँ पर मौजूद थे। पाशा ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। ऐसे क्यों रो रही हो? उसने चेहरा मोड़े उस बच्ची से पूछा। पाशा की आवाज़ पर उस बच्ची ने चेहरा उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में चमकती नमी देखकर पाशा को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी और पहली ही नज़र में शायद पाशा के सीने में कहीं गहराई तक उतर गई थी। मम्मी ने डांटा। वो पाशा के हाथ से रुमाल पकड़कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली तो पाशा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा, और क्यों डांटा तुम्हारी मम्मी ने?
पाशा ने अगला सवाल किया। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इतनी बड़ी बड़ी बारबी डॉल है, मुझे भी बारबी डॉल चाहिए, मगर मम्मी ने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं। पाशा के चेहरे पर भी दर्द उभर आया। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। तुम तो खुद इतनी प्यारी सी बारबी डॉल हो, तुम्हें किसी बारबी डॉल की क्या ज़रूरत है? मगर फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। उसकी बात सुनकर बच्ची ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाईं। क्या सच में मैं बारबी डॉल हूँ? वो बेहद अविश्वास से पूछ रही थी तो पाशा ने सर हाँ में हिलाया। उसने उस वक्त हल्के पर्पल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। हाँ, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत बारबी डॉल हो। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी बारबी डॉल बनोगी? पाशा ने अपना हाथ फैलाया तो वो खुलकर मुस्कुराई और फिर पाशा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओके फ्रेंड्स, वो खुश होकर बोली। पाशा के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कान उभरी। अच्छा बताओ, तुम कहाँ रहती हो? पाशा ने आसपास देखते हुए पूछा। यहीं पास ही 2 गली छोड़कर हमारा घर है। पाशा हैरान हुआ। तो यहाँ अकेली आई हो? वो बेहद अविश्वास में था। उसने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, जब मैं उदास होती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। पाशा मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो फिर हम रोज यहीं मिला करेंगे, डन? उसने एक बार फिर अपना हाथ आगे किया तो हिना मुस्कुराकर पाशा के हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। लेकिन आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। पाशा की मुस्कान गहरी हुई। शहरोज पाशा। तुम मुझे बस पाशा कहकर बुला सकती हो। पाशा कहने का हक मैं सिर्फ अपने दोस्तों को देता हूँ और आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊँगा। वो साफ देख सकता था कि हिना का पहनावा एक बेहद गरीब परिवार जैसा था, लेकिन फिर भी वो बस उसकी तरफ कदम बढ़ा चुका था, जो बेहद रॉयल फैमिली से संबंध रखता था। और यूं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों रोज उसी पार्क में मिलने लगे। पाशा उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता और वो उसके साथ बहुत खुश रहता। वो उसे बारबी कहकर ही बुलाया करता था। अब तक उसे उसका असली नाम भी नहीं पता था। लेकिन 2 महीने के बाद ही जमाल साहब ने उससे कहा कि पाशा को अपने साथ वो अमराड लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पाशा को एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनाना है और इसके लिए उसका अमराड में पढ़ना जरूरी है। पाशा जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाप की जिद के आगे उसे जाना पड़ा। वो हमेशा की तरह पार्क में बैठी पाशा का इंतजार कर रही थी। जब वो उसे पार्क में आता दिखाई दिया और हिना ने उसे देखा तो खुश होकर चहक उठी। आज तुमने इतनी देर लगा दी पाशा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने चिंतित होकर कहा। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। वो उसके पास ही बैठ गया। मगर आज सांप परेशान था। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? वो छोटी जरूर थी लेकिन बहुत समझदार थी। हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और हो सकता है कि मैं कई साल बाद वापस आऊँ। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? उसने दुख भरे स्वर में पूछा। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि उसे छोड़कर कहीं जाए, और उसकी बात सुनते ही हिना पल भर में उदास हो गई। अगर आप चले गए तो मैं चॉकलेट्स किसके साथ शेयर करूंगी? मैं अपने दिल की बातें किसे बताऊंगी? प्लीज़ मत जाए पाशा, उसने तड़प कर कहा। पाशा के सीने में जैसे कुछ तेजी से टूट गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वापस आते ही सबसे पहले मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगा। क्या तुम भी मुझसे वादा करोगी? उसने अपना हाथ हिना के सामने फैलाया। वह हैरानी से कभी पाशा को तो कभी उसके हाथ को देखती रही। फिर बिना एक पल सोचे उसने अपना हाथ पाशा के हाथ पर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाकर ले जाऊं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो 13-14 साल का बच्चा जो जितना छोटा था उतना ही समझदार और ज़हीन था। इतनी सी उम्र में वो उससे ऐसा वादा मांग रहा था, और उस छोटी लड़की ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया, जिसे उस वक्त शादी और प्यार का मतलब भी नहीं पता था। फिर पाशा ने एक डायरी जो वो अपने साथ लेकर आया था उसके सामने रखी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसके साथ एक लकड़ी का बहुत खूबसूरत डिब्बा भी था जिसके ऊपर एस और पी लिखा था, यानी शहरोज पाशा। वो बॉक्स उसने असल में अपने लिए बनवाया था, मगर अब उस बॉक्स को वो अपनी याद के तौर पर अपनी बारबी डॉल को देकर जा रहा था। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए और मुझसे बात करने का दिल चाहे तो इस डायरी पर सब कुछ लिख देना। मैं वापस आकर सब कुछ पढ़ूंगा। हम बहुत जल्दी यहीं पर मिलेंगे। तुम मेरा इंतजार करोगी ना बारबी डॉल? उसने घबरा कर पूछा। तो हिना ने सिर हिलाया। मैं सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करूंगी पाशा, जल्दी वापस आइएगा, मैं आपकी मुंतज़िर रहूंगी। वो चला गया,
लेकिन अम्राट पहुंच जाने के बाद भी उसका ध्यान उस लड़की से हट नहीं पाया। न जाने क्यों, लेकिन उसे उस लड़की से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। क्यों हुई, कैसे हुई, ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। वो इतनी प्यारी थी कि पहली नज़र में ही उसके दिल के अंदर सबसे गहरे हिस्से में पूरे हक से बैठ गई थी। 12 साल तक, पूरे 12 साल के बाद वो हिंदुस्तान वापस आया था। सबसे पहले वो अपनी बारबी डॉल को ढूंढने गया, क्योंकि उसे घर याद था। जब वो वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उस घर के रहने वाले और उनकी बेटी 5 साल पहले कार हादसे में मर चुके थे। और वो सच्चाई पाशा की ज़िंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई थी। वो एकदम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। उसके माँ बाप बहुत हैरान थे। उस हादसे को अब 4 साल बीत चुके थे, मगर पाशा आज भी उस लड़की को भूला नहीं था। वो आज भी उसकी आंखों को याद करता था। फजर की अजानों ने उसे होश में लाया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। नया दिन उतर चुका था। उसकी नज़र बेड पर गई जहाँ हिना सो रही थी, लेकिन लग रहा था कि उसे बुखार है। शायद कल रात वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसका पाशा कहना पाशा पाशा को फिर उस लड़की तक ले गया था जो अब उसकी दुनिया में कहीं भी मौजूद न थी। न जाने क्यों, लेकिन वो वादा जो उसने उस पार्क में बैठकर किया था आज भी उसके कानों में गूंजता था। वादा करो मुझसे कि तुम कभी भी किसी और लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली मैं पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम्हारी बारबी डॉल होगी। वो ये वादा करके ही अमरौट गया था, तो फिर वो कैसे किसी और लड़की से मोहब्बत करने का सोच सकता था। माना कि हिना बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वादा तो वादा होता है। उस समय वो उसके निकाह में भी थी, मगर वो अपनी बारबी डॉल से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता था। उसके लिए वो बहुत ख़ास थी। जब वो उदास होता तो वो उसे हंसाती थी। वो दोनों घंटों उस पार्क में बैठकर बातें करते थे। वो उसे अपने स्कूल के बारे में बताती, जो वहाँ इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो बहुत गरीब घर की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसे उससे मोहब्बत थी। और आज उसके निकाह में शहर की सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, मगर उसे फिर भी वही लड़की ज़्यादा अजीज़ थी जो एक गरीब नौकर की बेटी थी। वो चुपचाप बेड से उठा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे हिना उसकी सोचों से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। शायद उस डरावने ख्वाब की वजह से हिना को बुखार हो गया था। वो 3 दिन तक बुरी हालत में रही और पाशा उसे इस तरह बीमार देखकर और भी परेशान हुआ। 3 दिनों से जूबिया बेगम उसके पास ही थी। जमाल साहब तो अपनी एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए देश के बाहर गए हुए थे। न जाने क्यों, लेकिन इस लड़की को इस हालत में देखते ही पाशा ने उससे लड़ने का इरादा छोड़ दिया था। मगर वो खुद को उस लड़की के जादू से दूर कर देना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये लड़की और ज़्यादा उसके साथ रही तो वो सच में पागल हो जाएगा। कुछ ही दिनों में हिना की तबीयत बेहतर हो गई थी। अब पाशा का रवैया भी पहले जैसा कड़वा नहीं रहा था। जमाल साहब भी वापस आ चुके थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अक्सर वो घर से गायब रहता। रात को बहुत देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। हिना से बात करने का जैसे उसे मौका ही नहीं मिलता था, या फिर वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था कि उसे नज़रअंदाज करता कि उसे बातचीत न करना पड़े। ये रात का समय था। पाशा ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर भीतर कदम रखा तो हिना ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रही थी। पाशा अपना मोबाइल और कार की चाबियां साइड टेबल पर रख रहा था जब हिना उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पाशा ने पलटकर उसे देखा। कुछ दिनों से हिना अपना बहुत ख्याल रखने लगी थी। आज भी उसने मेहरून कलर का नाइट ड्रेस पहन रखा था। पाशा ने उसकी तरफ से निगाहें चुराते हुए चेहरा मोड़ लिया। बोलो। उसका लहजा हर किस्म के जज्बे से खाली था। मैं सोच रही थी अगर कल आपके पास टाइम हो तो हम कहीं लंच पर चलें। हिना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वो अपने और पाशा के रिश्ते को बेहतर बनाना चाहती थी। वैसे भी अब पाशा का व्यवहार उसके साथ काफ़ी हद तक बदल चुका था। उसके होंठों पर एक उम्मीद भरी मुस्कान थी। मेरे पास किसी भी फिजूल लंच के लिए टाइम नहीं है, पाशा ने चेहरा मोड़े कुछ गुस्से से कहा। हिना ने हैरानी से उसे देखा। टाइम तो निकालना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहिए? मैं जानती हूँ कि हमारा निकाह जिन हालात में हुआ वो हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को वक्त दें, समझें, एक दूसरे को जानें। कभी ना कभी किसी न किसी जगह से हमें स्टार्ट तो करना ही होगा ना। हिना ने नरम लहजे में अपनी बात समझाई थी। पाशा का दिल एक पल के लिए धड़का, लेकिन उसने अपने दिल को सुलाते हुए बेरहमी का नकाब ओढ़ लिया।
जिस शुरुआत की तुम बात कर रही हो ना, उसके लिए लंच को बीच में क्यों ला रही हो? साफ साफ कह दो कि मेरे करीब आना चाहती हो। मेरे बिस्तर तक तो आ ही चुकी हो, मेरी बाहों में भी आना चाहती हो। यही मकसद है ना तुम्हारा? यही शुरुआत चाहती हो ना तुम? वो एक झटके से उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर चुका था और उसके दोनों जबड़ों को अपनी सख्त पकड़ में दबोच गया, जबकि दर्द और इंसल्ट के एहसास से हिना का चेहरा लाल हुआ था। वो बात को कहीं से कहीं ले जा रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते की स्टार्टिंग तुम्हें चूम कर, तुम्हें बाहों में भरकर और तुम पर अपना आप निछावर करके करूँगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। उसी हाथ से उसके नरम होठ को मसलते हुए वो गुस्से से फुनकारा था और एक झटके से उसे दूर धक्का दिया था कि वो बेड पर जाकर गिरी थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न कल होगी। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। हिना की आंखों में जैसे कांच की किरचें चुभ गईं। उसे भी गुस्सा आ गया। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, खुद को आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक बदल रही हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? वो भी कड़वाहट से बोली। पाशा आगे बढ़ा और सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया। मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि नफरत करता हूँ तुमसे, बेहद नफरत। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे आने से पहले ज़िंदगी कितनी सुकून वाली थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं रात को चैन से सो तक नहीं पाता। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। समझ नहीं आती तुम्हें? नफरत है मुझे तुमसे और सबसे ज़्यादा नफरत तुम्हारी इन काली आंखों से है। सुन लिया सच? तुमने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है। वो गुस्से से चीखा था। हिना की आंखों में अचानक कुछ टूटकर बिखर गया। दिल या रूह समझ न सकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह शरीर से खींचकर निकाल दी हो। रोकने के बावजूद आंसू गालों पर फिसलने लगे। फिर अचानक मानो दिमाग ने बोलने की ताकत वापस पाई हो। वो दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराई थी। अच्छा ऐसा है, मैंने आपकी ज़िंदगी अजाब कर दी है तो ठीक है। ख़त्म कर दीजिए सब कुछ, छोड़ दीजिए मुझे, तलाक दे दीजिए ताकि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं। आप नफरत करते हैं ना मुझसे, तो मैं भी वादा करती हूँ आपसे, आइंदा कभी आपको नज़र नहीं आऊँगी। छोड़ना है तो तलाक तो देनी होगी। आज फैसला आर या पार कर ही देते हैं। जब हम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते तो बहुत इज्जत से इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। हिना बेबसी से चिल्लाई थी। उसकी सहन शक्ति की हद हो चुकी थी। इस आदमी की बेरुखी और ठंडेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने गुस्से में पलटकर अपना मोबाइल उठाया। फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए। इतना कहते ही उसने किसी का नंबर डायल किया। हिना पत्थर बनी उसे देखती रही। वो किसी से बात कर रहा था। मुझे तलाक के कागजात बनवाने हैं, जल्द से जल्द बन जाने चाहिए। और हिना को ऐसा लगा मानो पूरा मलिक हाउस की इमारत उसके सिर पर गिर गई हो। वो तो पलकों पर उम्मीद सजाए बैठी थी और वो उसे छोड़ने पर आमादा खड़ा था। इतनी आसानी से, इतनी जल्द। हिना को लगा अब वो खड़ी भी नहीं रह पाएगी। तो ये तय था कि अब वो दोनों अलग अलग राहों के मुसाफिर बनने वाले थे, जो कभी एक नहीं हो सकते थे। वो निराशा में सिर हिलाते हुए पीछे हटती चली गई और फिर कमरे से बाहर चली गई। उस रात के बाद दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं हुआ। ये दिन के 11 बजे का वक्त था। हिना स्टडी टेबल पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। वो जानती थी कि पाशा इस वक्त घर पर नहीं होता, इसीलिए वो सुकून से लिख पा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंकी। उसने लिखना छोड़ा और दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। हिना ने नौकरानी को सवालिया नज़रों से देखा तो उसने एक खाकी लिफाफा हिना की तरफ बढ़ाया। मैम, शायद सर के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोरियर वाला देकर गया है। हिना ने हल्के से अच्छा कहा और लिफाफा ले लिया। दरवाज़ा बंद किया और स्टडी टेबल तक आकर बैठ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है इन कागज़ों में? वो सोच में पड़ गई। खोले या ना खोले, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा हावी हो गई और उसने लिफाफा खोल ही लिया। अंदर एक कागज़ था। जैसे उसने कागज़ खोला और उस पर लिखी हुई बातें पढ़नी शुरू की, उसकी सांसें अटक गईं। वो कागज़ हिना को अपनी मौत का फरमान लगा, क्योंकि वो तलाकनामा था। यानी कि सच में पाशा ने गुस्से में तलाक के कागज़ बनवा लिए थे और यकीनन वो वही कागज़ होंगे जो उसके वकील ने बनाकर भेजे थे। यानी कि वक्त आ चुका था उन दोनों के अलग होने का। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल पड़े।
वो गार्डन में बैठा था जब जमाल साहब उसके पास आकर बैठे। इससे पहले कि वो उठकर जाता, उन्होंने पाशा का हाथ पकड़ लिया। बैठो शहरोज, तुमसे कुछ बात करनी है। पाशा चुपचाप बैठ गया। हिना मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। मेरी अपनी कोई बेटी तो नहीं, अगर होती तो शायद बिल्कुल हिना जैसी होती। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा उससे व्यवहार ठीक नहीं। उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए मैंने बेहिसाब मोहब्बत देखी है। वो बहुत अच्छी है। उसे मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए उसे तकलीफ मत देना, उसका दिल मत तोड़ना। मैंने बहुत मान से उसे अपनी बहू बनाया है। उसके बाप से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हिना सारी ज़िंदगी मेरी बेटी रहेगी। और मुझे शर्मिंदा मत करना शहरोज। कुछ पल के लिए वो चुप हो गए। पाशा को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। जानते हो, लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। कभी कभी मैं खुद को हिना का कसूरवार समझने लगता हूँ। बहुत मान से उसे तुम्हारे साथ ब्याह कर लाया था, लेकिन तुम्हारा उसके साथ जो व्यवहार है वो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। उसका दिल मत तोड़ना शहरोज। जमाल साहब की आवाज़ विनती में बदल चुकी थी और जैसे पाशा अचानक किसी गहरी नींद से जागा हो। जो लड़की से दुनिया में थी ही नहीं, उसके पीछे वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। न जाने कितनों को रुला रहा था। उसकी माँ ने भी उसे समझाया था और अब उसके पापा उसे समझा रहे थे। तो क्या वो अपने माँ बाप की खातिर उस लड़की के साथ अपना रिश्ता संभाल नहीं सकता था? अगर उसकी बारबी डॉल इस दुनिया में होती तो अलग बात थी, लेकिन जब वो इस दुनिया में थी ही नहीं तो क्यों हिना की आंखों में आंसू देकर उसकी तकलीफ का कारण बन रहा था? उसने अपने पापा की आंखों में देखा जहाँ एक इल्तिजा उमड़ रही थी। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। वो जल्दी से बोला और तेजी से बेंच से उठा। जेब से मोबाइल निकालकर उसने किसी का नंबर मिलाया। 2 मिनट के बाद कॉल रिसीव हुई। मुझे तलाक के कागजात नहीं बनवाने, उसने तत्काल कहा। लेकिन कागजात तो मैं तुम्हारे घर भेज चुका हूँ पाशा। अब तक तो शायद किसी ने रिसीव भी कर लिए होंगे। और पाशा ने ये बात अविश्वास के साथ सुनी। उसे लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब वो हिना को छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो तय कर चुका था कि वो उसी के साथ रहेगा। हाँ, वो खुद भी उसकी आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देख चुका था। वो तेजी से लॉन्च से भीतर आया। अब नौकरानी को आवाज़ें दे रहा था। 2 मिनट के बाद नौकरानी उसके सामने खड़ी थी। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, वो कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में बेसब्री थी। सर, वो तो मैंने हिना मैम को दे दिए। नौकरानी को अनदेखा करते हुए वो जल्दी से कमरे की ओर भागा। कमरे में दाखिल हुआ। कमरा पूरी तरह खाली था। ये कहाँ चली गई? वो ड्रेसिंग रूम में गया, वहाँ भी नहीं थी। वॉशरूम भी खाली था। हो सकता है उसने तलाकनामा देखा ही ना हो। उसे हिना के आने से पहले तलाकनामा हटाना था, लेकिन रखा कहाँ होगा? उसने साइड टेबल की दराजें देखी, वहाँ भी नहीं था कि तभी अचानक उसकी नज़र स्टडी टेबल पर गई थी और वहाँ उसे वही खाकी लिफाफा दिखाई दिया। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ी, जहाँ पर एक डायरी रखी थी। पाशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ये डायरी कहीं देखी है। वो धीमे कदमों से उसके करीब गया। डायरी को देखते ही वो तलाकनामा भूल चुका था। उसका पूरा वजूद कांप उठा। वो जो सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जैसे उसने डायरी उठाकर देखी, डायरी देखते ही पाशा की आंखों के सामने कई मंजर एक साथ उभर कर आए थे। वो उस डायरी को कैसे भूल सकता था? ये वही डायरी थी जो उसने अपनी बारबी डॉल को दी थी। डायरी उठाते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप गए। डायरी का एक पन्ना अभी भी आधा खुला था। शायद वो कुछ लिख रही थी और लिखते लिखते किसी इमरजेंसी में कमरे से बाहर निकल गई थी। शादी के इतने महीनों के बाद उसने पहली बार इस डायरी को अपने कमरे में देखा था। पाशा के पैरों से जैसे जान निकलने लगी। वो कुर्सी खींचकर वहीं स्टडी टेबल पर बैठ गया और डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, पाशा की बारबी डॉल। पाशा की आंखों से आंसू बहकर गालों को भिगोने लगे। वो बेख्तियार बिना रुके डायरी पर लिखा हर शब्द पढ़ने लगा। हिना ने पाशा के छोड़कर जाने के दिन से लेकर अब तक अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी थी। जितना वो पढ़ता जा रहा था उतनी ही उसकी रूह जैसे उसके वजूद से निकलती जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पापा ने किसी का कत्ल होते देख लिया था और सबूत मिटाने के लिए कातिल ने हिना को उसके माँ बाप के साथ मारने की कोशिश की, लेकिन उस एक्सीडेंट में हिना बच गई थी और उसे सिकंदर खान ने बचाया था। फिर उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले आए। उस हादसे में हिना ने अपनी कांच जैसी हरी आंखें खो दी, इसीलिए आज उसकी आंखें काली थीं। पाशा को अपने सीने में आग दहकती महसूस हो रही थी।
वो पूरे 2 घंटे डायरी पढ़ता रहा और आखिरकार आखिरी पन्नों तक पहुंच गया। या खुदा, वो जिंदा थी, उसकी हिना जिंदा थी, जिसे वो 4 साल से मरा हुआ समझ रहा था। वो जिंदा थी। आखिरी पन्नों पर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। तो आखिरी वक्त आ ही गया 16 सालों की मोहब्बत के जुदा होने का। वो जैसे उस डायरी में लिखे अल्फाज में खुद से ही सवाल पूछ रही थी। मैं ज़िंदगी के 16 सालों से आपसे इश्क करती आ रही हूँ पाशा। ये मोहब्बत क्या होती है मालूम नहीं। मैं तो हर हद से गुजर गई। देखिए तो सही, इस इश्क में मैंने क्या क्या खो दिया। अपनी खूबसूरत आंखें तक गवा दी, वो आंखें जिनसे आपको इश्क था। फिर भी मेरे हिस्से में आपकी जरा भी मोहब्बत नहीं आ सकी। मैं खाली हाथ रह गई पाशा। आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। पाशा का पूरा वजूद पसीने से भीग गया। उसका हाथ बेख्तियार अपने सीने तक गया। उसने अपने सीने को मसलने की कोशिश की। उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उसके जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ होगा। उसे पहले बस शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका था कि हिना उसी की थी, उसके पास वापस लौट आई थी। उसने एक बार फिर डायरी पर लिखे वो अल्फाज पढ़ने चाहे। कहा था ना मैंने, हिना कुछ नहीं भूलती। मैं तो कभी आपको नहीं भूली, मगर आप सब कुछ भूल गए। इश्क के पहले ही चैप्टर में आप फेल हो गए। खैर, ये हिना फिर भी आपको माफ़ करती है, लेकिन आप मेरे इस इश्क के गवाह रहिएगा कि मैंने आपसे इश्क किया है पाशा। हाँ, यही सच है। मैं ही आपकी बारबी डॉल हूँ। पाशा का पूरा वजूद बर्फ बन गया। इस खुलासे ने उसे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया था। हवा के एक सरसराते झोंके ने उसे साकित कर दिया। ये कैसा खुलासा था। उसके आसपास सब कुछ ठहर गया था। जिंदगी का हर खूबसूरत पल आंखों के सामने घूम गया। उसके साथ गुजारा गया बचपन, उसके साथ बिताया हर एक लम्हा, उसके किए हर एक वादे, हर याद उसकी आंखों में झिलमिलाने लगी। वो इतने अरसे से उसकी बीवी बनकर उसके घर में उसके साथ रह रही थी, और वो कैसे जान नहीं पाया कि वो उसकी ही बारबी डॉल थी। वो उसे कैसे पहचान नहीं सका। क्या वो उसे भूल सकता था? दिल ने फौरन कहा, हरगिज नहीं। हाय, वो कैसे उस दीवानी को बताता कि वो तो उसे कभी भूला ही नहीं था। लेकिन वो थी कहाँ? वो शुरू से सब जानती थी, तो फिर आज तक उसने पाशा को सच क्यों नहीं बताया? क्या वो उसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहती थी? डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो डायरी वहीं रख चुका था। उसे अभी हिना से बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे। ये सब सोचते हुए वो अपनी डायरी वहीं स्टडी टेबल पर रखकर कमरे से बाहर भागा। स्टडी टेबल के किनारे पर वो डायरी पड़ी थी और दूसरे किनारे पर वो तलाकनामा। किसी भी कीमती चीज़ की तरह, किसी भी कीमती चीज़ की कदर सिर्फ मिलने से पहले और खोने के बाद होती है, और पाशा नहीं जानता था कि वो कितनी कीमती चीज़ खो चुका था। वो खुद अपने हाथों से अपना हंसता बसता आशियाना उजाड़ चुका था। वो उसे आज़ाद कर चुकी थी। वो नीचे आया और जोबिया बेगम से हिना के बारे में पूछा। उसके लहजे में बहुत बेताबी थी। मामा प्लीज़ बताएं, हिना कहाँ है? जोबिया बेगम ने हैरानी से उसे देखा। पता नहीं, अभी 2 घंटे पहले जल्दी में कहीं घर से निकली थी। मैंने पूछा तो बोली शाम तक आ जाएगी। इससे पहले कि जोबिया बेगम उससे कुछ कहती, वो अपना मोबाइल निकाल कर हिना को कॉल करता हुआ जल्दी से मलिक हाउस से बाहर भागा। इतने सालों के बाद जाकर वो उसे मिली थी। अब उसे हरगिज भी खोना नहीं चाहता था। वो उसे अभी और इसी वक्त देखना चाहता था। उसे कितनी सारी बातें करना चाहता था। उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने हिना की डायरी पर यह साफ देखा था कि हिना को यकीन था वो अपनी बारबी डॉल पर भरोसा नहीं करता। वो कैसे अपनी बारबी डॉल पर शक कर सकता था? उसे हिना की हर गलतफहमी दूर करनी थी। वो कितने सालों से हिना से मिलने के लिए, उसे पाने के लिए सब्र कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, और फिर ऊपर वाला इंतज़ार का फल देता है। वो उसे इतने सालों के बाद मिली भी तो कैसे मिली थी? उसकी बीवी बनकर। इससे बड़ी खुशी पाशा के लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी। वो फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था और साथ ही हिना का नंबर भी डायल कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। शायद उसका मोबाइल साइलेंट पर था। अगले 15 मिनट में वो खान हाउस में दाखिल हो रहा था। एक मुलाजिमा लॉन्ज की सफाई कर रही थी। उसने उसे देखते ही सलाम किया। क्या हिना यहाँ आई है? मुलाजिमा ने उसके सवाल पर हाँ में सर हिला दिया। कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। वो साहब जी, वो तो मनाल बीबी ऊपर टेरेस पर बैठी हैं दोनों। पाशा ने सिर हिलाया और तेजी से ऊपर की तरफ भागा था। मनाल सिकंदर खान की बड़ी बेटी थी। वो टेरेस तक आया तो इससे हिना और मनाल की बातों की आवाज़ सुनाई दी।
कुछ सोचते हुए वो पीछे ही रुक गया। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं कितना परेशान हो गई थी, जल्दी जल्दी भागती हुई यहाँ पहुँची हूँ कि पता नहीं मरियम को क्या हो गया। हिना चिंता से कह रही थी। मनाल हल्का सा मुस्कुरा दी। तो मैं भी क्या करती, उसने परेशान ही इतना कर दिया था। सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी और घुटने पर चोट भी आई है। अब पापा उसे अस्पताल लेकर गए हैं। देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, अल्लाह करे ज़्यादा फ्रैक्चर ना हुआ हो। और फिर वो बार बार ये भी कह रही थी कि जल्दी से हिना आपी को बुला, मुझे उनसे मिलना है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें प्रेशर में फ़ोन कर दिया। तुम भी परेशान हो गई, सॉरी। हिना ने ना में सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि कोई बात नहीं। क्या बात है, कुछ परेशान नज़र आ रही हो? तुम्हारे और शहरोज के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? मनाल उसके चेहरे से ही बेचैनी भाप गई थी। हिना ने गहरी सांस ली। हाँ, आपको कुछ बताना था। मनाल चौंकी और सवालिया निगाहों से हिना को देखा। वो मुझे तलाक दे रहे हैं। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो मनाल के वजूद में उतर गया था और बाहर खड़े पाशा के सीने को आर पार कर गया। क्या? मनाल की चीख निकलते निकलते रह गई। हिना ने हाँ में सर हिलाया। और तुमने ऐसा होने कैसे दिया? वो अब उसे और अपने पाशा के बीच की सारी बहस बता रही थी। तलाक के कागजात बनकर आ चुके हैं। यकीनन आज कल में वो उन पर साइन कर देंगे और फिर हमेशा के लिए मेरा उनसे हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मनाल उसे अविश्वास से देख रही थी। उसके चेहरे पर जरा सा भी दर्द का असर नहीं था, जैसे वो अपने सारे जज्बात अंदर ही अंदर दबा कर बैठी हो। मनाल जानती थी वो अंदर से टूट फूट रही है। वो तो अंदर ही अंदर मर रही होगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही? मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस शख्स की खातिर तुमने इतना कुछ सहा, कैसे इतनी आसानी से उस शख्स को छोड़ सकती हो? मनाल के चेहरे पर साफ गुस्से के आसार थे। हिना ने नाम में सर हिलाया। अब फर्क नहीं पड़ता, अब तो कुछ भी महसूस नहीं होता आपी। बस अफसोस तो इस बात का है कि मैंने अपने 16 साल उस इंसान को दिए, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे गंवा दी, अपने माँ बाप खो दिए। मुझे अफसोस हो रहा है जिस शख्स की खातिर मैंने एक उम्र रायगा कर दी, वही मुझे छोड़ देगा। उसके लहजे में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि कांच की जख्मी किरचियाँ जैसे घुल गई थीं, जिन्हें वहाँ मौजूद दोनों रूहें महसूस कर सकती थीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। कितनी बार मैंने समझाया कि आखिर बता क्यों नहीं देती शहरोज को कि तुम ही उसकी वही बारबी डॉल हो। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा हिना, बस उन्हें सच बता दो। मनाल ने उसे फिर से समझाना चाहा और हिना हल्का सा मुस्कुरा दी। आपको लगता है कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं उनसे कह दूं कि हाँ, मैं ही आपकी बारबी डॉल हूँ और वो यकीन कर लेंगे? वो मुझसे नफरत करेंगे आपी। मैं एक गरीब मजदूर नौकर की बेटी हूँ और मैंने देखा है उनकी आंखों में गरीबों को देखकर कैसे तिरस्कार के भाव आते हैं। फिर कैसे गरीब नौकर की बेटी को वह अपनी बीवी स्वीकार करेंगे। मेरी इतनी औकात नहीं है कि उस इंसान की बीवी बन सकूं। उसके विचार जानकर पाशा ने दुख से आंखें बंद कर लीं। वो गलत फहमी में जी रही थी कि वो गरीबों से नफरत करता है। वो गरीबों से नफरत नहीं करता था, बल्कि उन गरीबों से नफरत करता था जो हट्टे कट्टे होते हुए भी सड़कों पर भीख मांगते थे। जब शादी के 8 दिन बाद उसकी माँ के कहने पर वो शॉपिंग करने गए थे और उसने एक भिखारी को बुरी तरह डांट कर भगा दिया था, शायद वहीं से उसके दिल में गलतफहमी पैदा हुई थी। मैं सच नहीं बता सकती, वो मेरी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही हकीकत है। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता मनालापी कि यह गरीब की बेटी महलों में रहने की जुर्रत करे। उस रोज़ अगर आप मुझे ना मिली होती तो मैं जिंदा कैसे रहती? आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मगर मैं चाहकर भी पाशा को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। वो पहले ही बहुत दर्द में हैं, बहुत टूट चुके हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चल गया कि मैं ही उनकी बारबी डॉल थी, तो वो और भी बिखर जाएंगे और मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकती। प्यार करती हूँ उनसे, बहुत गहरा प्यार करती हूँ। चाहकर भी इस प्यार से पीछे नहीं हट सकती। प्यार थोड़ा थोड़ा नहीं किया जा सकता, प्यार छोड़ा भी नहीं जा सकता। हिना की आवाज़ बोलते हुए बुरी तरह काँप रही थी। उसके हर शब्द में टूटन और चीख दबी हुई थी। बाहर खड़े पाशा का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसे कभी अंदाजा तक नहीं हो सका कि हिना उसकी वजह से कितनी तकलीफ और कितने अकेलेपन में जीती रही होगी। उस पल उसे पहली बार पूरी तरह यकीन हो गया, हिना सच में उससे बेहद प्यार करती है और उसने ये साबित कर दिया था। अब पाशा को किसी कसौटी, किसी सबूत, किसी इम्तिहान की आवश्यकता नहीं थी। उसका दिल मान चुका था कि हिना सच्ची है। मनाल का दिल दर्द से ऐंठ गया। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं हिना, सिर्फ सच बता दो उन्हें, बस एक बार बता दो। मनाल के समझाने पर
हिना ने टूटी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। आप जानती हैं मनाल आपी, प्यार एक तरफा हो या दो तरफा, मिलना हमेशा किस्मत पर निर्भर करता है। जरूरी तो नहीं कि अगर प्यार एक तरफा हो तो ही ना मिले, कभी कभी दोनों तरफ से प्यार होते हुए भी इंसान एक नहीं हो पाते। प्यार पाना तकदीर की बात है। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद हमारी तकदीर में इतना ही साथ लिखा था। बिना चाहे भी उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और पाशा का दिल चाहता था कि वो अपना सीना चीर कर उस दर्द को निकाल फेंके जिसने हिना को रुलाया था। और तलाक लेने के बाद क्या करोगी? जिंदा रह पाओगी? नहीं, तुम इस इंसान के बिना जिंदा नहीं रह सकती हिना, तुम मर जाओगी। मनाल ने बेबसी में कहा और आखिर में उसकी आवाज़ टूटकर चीख में बदल गई। हिना फिर भी नम आंखों के साथ हंस पड़ी। वो हंसी खाली थी, बिल्कुल खोखली, दर्द से भरी, पर आवाज़ सुनी। जिंदा रहना भी कौन चाहता है? कुछ नहीं, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। शायद मेरी और पाशा की मोहब्बत का अंत यहीं तक लिखा था। न जाने वो तकलीफ की हद से तड़पते हुए क्या क्या कह रही थी, उसे खुद होश नहीं था। मनाल अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से आहट हुई। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा था और पीछे पाशा खड़ा था। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। हिना का सांस सूख गया। वो आगे बढ़ा, उसके चेहरे के हर भाव बता रहे थे कि वो दोनों की पूरी बातचीत सुन चुका है। हिना अनायास ही खड़ी हो गई। वो उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों, उसके चेहरे पर गहरी तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। वो उसके करीब आया, पूरी ताकत से उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और हिना सन्न रह गई। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, जैसे उसे खोने के डर से वो उसे सीने में उतार लेना चाहता हो। पाशा उसे सीने से लगाए बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ा। हिना पूरी तरह अविश्वास में उसके सीने से लगी खड़ी थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं बहुत डर गया था हिना। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें जज करूंगा, कि तुम किसी गरीब की बेटी हो कि अमीर की हो, गरीब हो या मेरे लायक नहीं हो। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता हिना। तुम बस मेरी हो। सालों से पागलों की तरह प्यार किया है मैंने तुम्हें, और तुम मेरे पास होते हुए भी इतना दूर थी मुझसे। एक बार तो बता देती कि तुम मेरी बार भी हो। खुदा की कसम, उसी पल तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लेता। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और अब कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो हिना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा के कातिलों को भी जरूर ढूंढूंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। तुम मेरे साथ रहोगी ना? उसने एक डरे हुए बच्चे की तरह कांपती आवाज में पूछा। हिना ने सिर उठाया, भीगी आंखों के साथ उसे देखा, फिर धीमे से हाँ में सर हिला दिया। मैं तो सालों से आपसे मोहब्बत करती आ रही हूँ। आपको छोड़ना कौन चाहेगा? मुझे तो उस दिन पता चला जब निकाह के लिए मौलवी साहब ने आपका नाम पुकारा, तभी मुझे समझ आया कि मैं आपकी बीवी बनने जा रही हूँ, वरना मैं तो पहले जानती भी नहीं थी। शादी की पहली रात आपको बताना भी चाहती थी, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही आपने मुझे बुरी तरह डांट दिया था। कई दिन तक हिम्मत करती रही, लेकिन आपके गुस्से को देखकर हिम्मत नहीं हुई थी, और उस दिन मैंने सच बताने का इरादा छोड़ दिया जब आपने उस भिखारी को इतना डांटते हुए भगा दिया था। मुझे डर लगता था कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मैं खामोश रही। आई एम सॉरी पाशा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मुस्कुराकर सिर ना में हिला रहा था। गलती तो मेरी है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। उसने उसके चेहरे को उठाकर माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और हिना गहराई से सुकून में डूब गई। वहीं मनाल ने नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए शुक्र अदा किया था कि सब कुछ ठीक हो गया। दोनों घर पहुंचे तो जूबिया बेगम हॉल में बेचैनी से चक्कर काट रही थीं। उनके हाथ में वही तलाकनामा था जिसे देखकर पाशा की जान लबों पर आई थी। वो अपनी माँ को मनाना अब अपनी माँ को मनाना बेहद मुश्किल था, लेकिन खैर उसके दिल को सुकून था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। उसने हिना को इशारा कर दिया और वो कमरे में चली गई, जबकि वो अपनी माँ के सामने कटघरे में खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के पेपर बनवाने की? आखिर तुम चाहते क्या हो? मम्मा, एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। इन पेपरों की अब कोई ज़रूरत नहीं। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ से तलाक के पेपर लेकर फाड़ दिए, जबकि जूबिया बेगम उसे हैरत से देख रही थी। आखिर तुमने इन्हें बनवाया ही क्यों था? मम्मा, एक गलत फहमी हो गई थी, बोला तो आपको। अब आप प्लीज़ इस बात को दोहराइए मत। माँ को कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया, फिर उनके हाथ थामकर खुद भी सोफे पर बैठ गया। आप तो बस तैयारी करें अपने घर में नए मेहमान की, क्योंकि बहुत ही जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे।
वो शरारत से मुस्कुराया और जूबिया बेगम खुशी से निहाल हो गई थीं। इसका मतलब था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए पाशा के माथे पर होंठ रखकर उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हिना सोने की तैयारी कर रही थी। पर्पल गाउन में उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। अभी वो तकिया सीधा करके लेटती कि पाशा ने उसे जोर से अपनी ओर खींचा था और वो सीधा उसके सीने से टकराई थी। पता है मैं अभी अभी मामा से क्या प्रॉमिस करके आ रहा हूँ? क्या? हिना उसकी मजबूत बाहों में कसमसाई थी। उसे ये तो पता था कि आज की रात वो पाशा की शिद्दतों से बच नहीं पाएगी, लेकिन इतनी जल्दी कि वो उसे मोहलत भी नहीं देगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो उसे अपनी एक हाथ में जकड़े हुए एक हाथ से उसके गाल को धीरे से ट्रेस कर रहा था। यही कि ठीक 9 महीने के बाद एक नया मेहमान हमारे घर आने वाला है और उसकी तैयारी तो हमें आज रात से ही करनी पड़ेगी ना। इतना आसान थोड़ी है मम्मा को दादी बनाना, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। वो गहरी गहरी सांसें छोड़ता हुआ उसके होंठों के बेहद करीब हुआ था। वो उन गुलाब से होंठों को छूने के लिए बेकरार था और अगले ही पल बिना सोचे समझे उसके नरम से होंठों पर झुक चुका था और पूरी शिद्दत से अपनी चाहतें लुटाने लगा। होंठों को गीला करते हुए वो उसकी गर्दन पर आया था और एक ही झटके से उसके गाउन की डोरियां खोल दी जो फिसल कर नीचे गिरा था। हिना की एक हल्की सी आह निकली थी जब उसने उसकी नरम गर्दन पर हल्के से लब बाइट बनाया था। अब वो रेड कलर की बिकनी में थी और उसे इस रूप में देखकर पाशा के गले में एक गिल्टी सी उभर कर गायब हुई थी। होंठ का कोना कुचलते हुए वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और बड़े ही प्यार से उसे बिस्तर पर लेटाया था। कमरे की लाइट ऑफ करता हुआ वो जरा सा उसके ऊपर हुआ था, एक हाथ उसकी नरम थाई पर तो एक उसकी गर्दन के नीचे लाते हुए वो उसके होंठों की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। अगले ही पल ऊपर होता हुआ उसके बेली बटन और फिर बेली बटन से वो हाथ उसकी धड़कन तक आया था। रेड स्ट्रिप खोलते ही उसने उसे दूर उछाल दिया था और मक्खन से नरम उन धड़कनों को धीरे धीरे अपने हाथों से महसूस करने लगा। एक नरम सा एहसास उसे अपनी उंगलियों में हुआ था और वो मदहोश होते अपनी उंगलियों को मुट्ठियों की शक्ल में बंद कर चुका था। उसका दबाव अपनी धड़कनों पर तेज होते देख हिना के होंठों से एक सिसकी निकली थी और वो मदहोश होकर उसकी बाहों में सिमट गई थी। उसकी बेबाक हरकतों पर वो लाल हुई थी। वो हर वक्त गुस्से में रहने वाले इंसान का ये नरम और बेबाक रूप हो सकता है, उससे अंदाजा नहीं था। वो कभी शर्माती, कभी घबराती तो कभी ना करती, लेकिन पाशा ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। उसने पूरी शिद्दत और जुनून से खुद को और उसे सुकून पहुंचाया था। गुड मॉर्निंग जान, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। उसने कसमसाते हुए एक अंगड़ाई ली थी और दोबारा उसके सीने से और भी लिपटकर आंखें बंद कर लीं। उसने पूरी रात उसे सोने ही कब दिया था। सुबह के वक्त जाकर आंख लगी थी और अब सुबह 6 बजे वो उसे फिर से उठा रहा था। पाशा की आदत थी कि वो सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाता था, उसी पार्क में जहाँ उसे पहली बार हिना मिली थी, और आज वो हिना को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, अपनी यादों को ताज़ा करना चाहता था। अभी नहीं उठना ना पाशा, मुझे और सोना है। वो कुनमुनाती हुई दोबारा कंबल सर पर खींच चुकी थी, जबकि पाशा ने एक ही झटके से कंबल खींचा और उसके खूबसूरत वजूद पर नज़र पड़ते ही उसका दिल फिर से अपनी जगह से बहकने के लिए तैयार हुआ था। धीरे धीरे उसके हाथ हिना की नरम कमर पर फिसलने लगे थे और उसके स्पर्श पर हिना ने पट से आंखें खोल दी। उसकी आंखों में मचलते रंग देखकर हिना एक झटके से उठकर बैठी थी। नहीं पाशा, अब नहीं। उसने उसे दूर धक्का देते हुए खुद के आसपास चद्दर लपेटी और जल्दी से जाकर वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि पाशा की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी थी। हिना फ्रेश होकर आई तो वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। वो नहा धोकर वापस आया तो हिना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन चेहरे पर 12 बजे हुए थे। क्या हुआ? वो बाल टॉवल से सुखाता हुआ पूछ रहा था। तुमने जो ये रात को ये निशान बनाए हैं ना, इनका क्या करूं? इन्हें लेकर मम्मी जी के सामने कैसे जाऊं? वो एकदम रुहासी हो गई। उसकी गोरी सफ़ेद गर्दन पर हल्के लाल निशान देखकर पाशा को वो रात के जुनूनी पल याद आए थे। तौलिया फेंकता हुआ वो कमर से पकड़कर एक झटके से उसे खुद के करीब कर गया। ये मोहब्बत की निशानी है मेरी जान, इन्हें छिपाने की क्या ज़रूरत है? और मम्मी सब जानती हैं। उस दिन देखा नहीं था कैसे तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे बिस्तर पर लिटा कर गई थी, और उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं लिटाया था कि मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं, बल्कि ये लब बाइट बनाने के लिए ही लिटाया था। उसकी शरारत से कहने पर हिना ने उसे घूर कर देखा था। कुछ बातें पर्सनल और सीक्रेट होती हैं पाशा,
सब पर जाहिर नहीं किया जाता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। मेरे पास एक आइडिया है। तुम साड़ी की जगह सूट पहन लो और दुपट्टा गले में इस तरह डालो कि ये निशान छुप जाएं। उसने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा मशवरा दिया था और हिना को उसका ये मशवरा अच्छा लगा था। उसने काले रंग का एक बेहद खूबसूरत सा सूट पहना था, गले में दुपट्टा मफलर की तरह डाला जिससे कि निशान छुप गए थे। होठों की हल्की सी सूजन को उसने लिप ग्लॉस लगाते हुए छुपाने की कोशिश की थी। दोनों एक साथ नीचे आए थे जहां जूबिया बेगम नाश्ते की टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी। बड़ी गहराई से उन्होंने हिना का जायजा लिया था। भले उसने अपनी गर्दन के निशान छुपा लिए थे, लेकिन चेहरे पर फैले रंगों को छुपाने में नाकाम थी। जूबिया बेगम हल्के से मुस्कुराते हुए नाश्ते में व्यस्त हो चुकी थीं। जब बच्चे खुश होते हैं तो माओं के दिल को सुकून मिलता है, और यही सुकून जूबिया बेगम के दिल को मिला था कि उनके बच्चे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। वो दोनों इस समय नंगे पांव पार्क में टहल रहे थे, वही पार्क जहां बचपन में पहली बार मिले थे। तुम्हें पता है, ये जगह हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। पाशा ने उसके कान के पास सरगोशी की और हिना मुस्कुरा दी। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपने और भी करीब खींचता है, अपने चारों तरफ उसका मजबूत घेरा बनाते हुए एक गहरी सुकून भरी सांस छोड़ता है। और हिना ने भी राहत भरी सांस ली कि सब कुछ सही वक्त पर ठीक हो गया था। पाशा के दिल को भी सुकून था कि बहुत कुछ गलत होने से बच गया था, और जो कुछ गलत वो हिना के साथ कर चुका था उसका दिल दुखाकर उसकी भरपाई वो उसे बेइंतहा मोहब्बत देकर करना चाहता था। उसके खुदा ने सब कुछ ठीक कर दिया था, वरना शायद बहुत देर हो जाती। वो डायरी उस वक्त हिना के बैग में थी, इसलिए एक्सीडेंट के बाद भी बच गई थी, वरना शायद वो कभी भी पाशा को अपनी सच्चाई बता नहीं पाती। उस डायरी ने उसकी बहुत मदद की थी। किस्मत इंसान को बहुत खूबसूरत तोहफे देती है, बस अपनी किस्मत पर यकीन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।